और दिल्ली में आते ही हिंदी में अच्छे अच्छी मनोज का कुमार दर्शन मिल गया। ये सब बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि। आते ही पहले दिन आपके साक्षात दर्शन हो गए। प्रेम में आदमी कैसा दुस्साहसी हो जाता है भाई साहब, कमाल है। अच्छा, तो कैसा था जीवन में? मनोज जी, चाहता हूं कि आपने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जो काम किए थोड़ा उनके बारे में बताएं। और इस सवाल को पूछने के पीछे मंशा ये नहीं है कि मैं आपके संघर्षों को नए सिरे से कुरेद दूं। मंशा ये भी नहीं है कि हम किसी भी काम को अवमानना की दृष्टि से देखें। किसी दफ्तर में जितनी ज़रूरत एक CEO की होती है उतनी ज़रूरत एक चपरासी की भी होती है। दे मेक आवर लाइफ ईजी। मैं यहाँ आपसे बात कर पा रहा हूँ, कोई कैमरे के पीछे खड़ा है, किसी ने ये कारपेट बिछाई, कोई वॉशरूम की सफाई कर रहा है, कोई कैंटीन में, हम सब बहुत महत्वपूर्ण है इसका। लेकिन हम जहाँ हैं, अगर हम समझते हैं कि हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर के लायक हैं, तो हमें कोशिश करती रहनी है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। जो किताब में, फिल्म में बार बार आता है अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आप आए तो थे अधिकारी बनने, पर पैसे है नहीं, पिताजी सस्पेंड चल रहे हैं, खेती 3 बीघा 9 बीघा में कितना ही गुजारा होगा, जानवर भी बेचने पड़े घर वालों को, दादी को अपनी सारी सेविंग देनी पड़ी। क्या क्या काम किए आपने? और मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, वो करोड़ों दर्शक जो लेंस के उस पार से हमें देखते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, शिकायती लहजे में आ जाते हैं, अरे साहब ये नहीं हुआ हमारे साथ, इसलिए हम ये नहीं कर पाए। प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि अब मुझे जीवन जीने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, अपने लिए कुछ फीस भरने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एक टिपिकल दिमाग में चलता है कि पढ़ा के आप कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं लोगों को। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ एक रतन कॉलोनी है ग्वालियर में, और रतन कॉलोनी में हर घर पर जाकर बटन दबा के पूछना शुरू किया मैंने कि भाई मेरा नाम ऐसा ऐसा है, मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ अगर आप मुझे परमिशन दें तो। उसमें ऐसा होता था कि अधिकांश लोगों का बच्चों को गणित पढ़वाना था या अंग्रेजी पढ़वानी थी, और मेरा गणित और अंग्रेजी दोनों ही डब्बा था, तो वो नहीं हो पा रहा था। काफ़ी परेशान रहा मैं, कई जगह गया, कुछ लोगों को पढ़ाया भी, 8-10 दिन पढ़ाया, फिर नहीं हो पाया। फिर मैं धीरे धीरे हिस्ट्री पे आ जाता था, हिंदी पे आ जाता था, हिंदी पढ़ाता हूँ। फिर बच्चे तो खुश रहते थे बहुत कि चलो अच्छी बात है, कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा है। लेकिन घर वालों को लगता था कि यार मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, तो नहीं। तो मेरा वो प्रयोग फेल हो गया। काफ़ी दिन चला और बड़ा ही मतलब दुस्साहसी काम था कि किसी भी दरवाजे पर जाना, सीधे घंटी बजा देना, और बाहर से कोई महिला निकल के आएगी और उसको कहना नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पढ़ता हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ आपके यहाँ, अगर आप परमिशन दें तो। अब अंदर कैसे ले जाए कोई आदमी, अजनबी आदमी को? अच्छा, मेरे पास ऐसे लोग नहीं थे जो मेरी गारंटी ले सकें। कई लोग ये भी बोलते थे कि ठीक है हम पढ़वा लेंगे आपसे, लेकिन आप एक बात आदमी का नाम बताइए जो गारंटी ले आपका घर में अंदर आने के लिए। तो वो प्रयोग मेरा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस प्रयोग में गारंटी के लिए भी कोई आदमी नहीं था और पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ योग्यता भी नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि ऐसी कोई काम किया जाए जिस काम में मेरे को रहने को मिले वहीं पर, क्योंकि रूम लेना किराए से फिर महंगा था। तो एक लाइब्रेरी थी, मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा, तो उस लाइब्रेरी में मुझे काम मिला। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मतलब काफ़ी बड़ी सी, 2 मंजिला के आसपास, 3 मंजिला के आसपास थी। तो वहाँ मुझे जो काम मिला वो काम मैंने करना शुरू किया। वहाँ काम था कि लाइब्रेरी को साफ़ सफाई करके ठीक रखना है, प्लस आपके जो पढ़ने आने वाले लोग हैं उनकी किताबें देना है। अखबारें बहुत आते थे, अखबार पढ़ने के लिए बहुत लोग आते थे, सुबह सुबह बहुत सारे लोग, उनके लिए अखबार लगवाना है। और एक और काम था कि वहाँ पर एक साहित्य गोष्ठी हुआ करती थी हर महीने के लास्ट शनिवार को। तो उस साहित्य गोष्ठी में पूरे ग्वालियर के जितने भी बड़े साहित्यकार थे वो आते थे। तो वहाँ कविताएं होती थी, वहाँ कहानियाँ होती थी, वहाँ चर्चाएं होती थी। तो मेरे लिए काम था उनके लिए समोसा लाना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उन लोगों के लिए वॉशरूम के लिए पानी भरना, क्योंकि नल नहीं था, पानी नीचे से लाना पड़ता था। तो ये सब करते 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 मेरे अंदर भी डेवलपमेंट होने लगा कि मुझे भी लिटरेचर के प्रति थोड़ा प्रेम आने लगा। दूसरा ऐसा हुआ कि मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी पढ़ सकता हूँ ये कविता, मैं भी लिखने लगा। और मुझे लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे आने वाले सभी जो लोग हैं वो तो प्रतिष्ठित लोग हैं शहर के। तो मैं क्या करता था, फिर जब वो चले जाते थे, खत्म हो जाता था, तो दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि माइक तो लगा ही रहता था, तो माइक बंद किया और फिर उसके बाद मैं एकदम खड़ा होकर के बढ़िया अपनी कविता सुनाता था खुद को ही। कभी कभी अपना स्पीच सुनाता था, क्योंकि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं स्टेज पे बोलूँ, पर बोल नहीं पाता था, क्योंकि उस समय तक उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और कोई मौका भी नहीं था। तो मैं एकदम माइक बंद करके खड़ा होकर बोलता था, भाई और बहनों, आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से ये दुनिया ऐसी दिखती है कि गोल है लेकिन गोल नहीं है, समाज को, मतलब मैं इतने घंटों, तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक अपनी स्पीच बोलता रहता। लाइब्रेरी लाइटें बंद हैं, कुछ खुली हैं, सब किताबें हैं, सब लोग जा चुके हैं, दरवाजा बंद है। तो उससे मुझे क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में ये जो लोग आते थे उन लोगों के विचार सुन के कभी कभी दिक्कत भी होती थी, क्योंकि वो बोलते कुछ थे करते कुछ थे, क्योंकि मुझे पता था अब कोई साहित्यकार है, वो बड़ी प्यारी कविता लिख रहा है, बहुत अच्छा सुना रहा है, सब तालियां बजा रहे हैं,
और उसके बाद वो बगल में आके बोल रहा है, यार तू अभी तक समोसा लेके नहीं आया, तू पागल हो चुका है क्या, बेवकूफ़ हो चुका है क्या, कब तक बैठा रहूँगा मैं। मैंने यार इतना अच्छा आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतने प्यार से कोमल भाषा जानने वाला आदमी, कवि आदमी, चिड़ियों की बात कर रहा है और ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। कई ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छे थे। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं बार बार श्रद्धा को बोलता हूँ, उस आदमी को भूल नहीं सकता मैं। एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ, एक कवि थे, उनको बोला गया कि भाई बस निकल गई है इनकी, मनोज यहीं रुका लेना इनको, लाइब्रेरी में सुला लेना। तो अब सोने के लिए तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो फिर वो जो जहाँ कवि सम्मेलन की वो होती थी गादी, वहाँ हमने उनको सुला दिया। अब सुबह वो उठे, जाने के लिए तैयार होने लगे, तो पानी नहीं था, तो पानी लेके आए नीचे से नल से। तो नीचे से पानी लेके आया, तो उन्होंने कहा जरा वो देना यार, तेल देना। और हम संघर्ष में, भयंकर संघर्ष में डूबे हुए थे, तेल कहाँ था हमारे पास। तो हमने कहा तेल तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो उन्हें कांच दे दो। अब कांच भी नहीं था हमारे पास। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कंघा दे दो यार, कंघा तो होगा तुम्हारे पास। कंघा भी नहीं था, क्योंकि मैं बाल बनाता नहीं था तब। मेरा सिस्टम ऐसा था कि भाड़ में जाए चेहरा, भाड़ में जाए बाल, अपन को संघर्ष करना है, जिंदा रहना है बस। और उस समय उन्होंने बोला मुझे कि भाई, और इतनी ऐसी इस एज में तुम इस तरह से रह रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बोले कोई बन जाओगे तुम, कोई रोक देगा नहीं तुम्हें। तो ऐसे लोग, अच्छे लोग भी मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, और इन्होंने इस प्रोत्साहन दिया। तो लाइब्रेरी में ये काम हुआ। बाद में जब हम दिल्ली का एक और प्रॉब्लम हुआ, जब बहुत सारे पैसे की दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे एक ऐसा काम मिला जो बहुत अनयूजुअल था। मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी वाड़ी साफ़ कर सकता हूँ किसी की, और उससे ज़्यादा मुझे एक बहुत सरल काम मिला। यहाँ मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में क्या एक प्रॉब्लम है कि जो घर हैं वो बड़े घर हैं कई लोगों के, और बच्चे बच्चे सब इंडिया के बाहर रहते हैं या कहीं बड़ा काम करते हैं, तो वो लोग अकेले रहते हैं, और सबके घरों में कुत्ते पले हुए हैं। तो डॉग्स को लगातार घर में बंधे रहने में बहुत दिक्कत रहती है। तो ये इशू रहता है कि उनको बाहर कौन लेके जाए, टहला के कौन लाए, पोटी वोटी करनी रहती है, उनको थोड़ा बाहर दिखता है तो वो भी ठीक रहते हैं। तो वो मुझे काम मिल गया। वो बहुत अच्छा काम था, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। सीधा पकड़ो, नेहरू विहार की तरफ लेके जाओ, पीछे की तरफ एकदम एकदम कोने में ले जाओ, वहाँ खड़े करके रखो 1 घंटा आधा घंटा, और वापस ला के बांध दो। और पर डॉग मुझे 400 रुपये मिलते थे। तो ये एक ऐसा काम था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मेरे लिए खाने लायक, रहने लायक होता था। बाद में श्रद्धा ने भी ज्वाइन कर लिया उसको। श्रद्धा ने भी कहा कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि पहले मैं छुप छुप के करता था। मुझे लगता किसी को पता चलेगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। मुझे लगता है ये लड़की बोलेगी कि यार ये लड़का जिससे मैं बात करता है वो क्या करती है, डॉग्स घुमाता है क्या। तो एक दिन देख लिया है इन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी चलूँगा। कैसे देखा आपने? एक्सीडेंटली यू डिस्कवर्ड? एक्चुअली मेरा जहाँ पर घर था उसके पीछे आप दोनों लोग एक तैयारी कर building- रहे थे, मुखर्जी नगर रहते तैयारी थे? कर रहे थे। हाँ। तो जहाँ मेरा घर है, जहाँ पर हम जिस रूम में रहते थे, वो लगभग मुखर्जी नगर का एंड का ये था। उसकी दूसरी तरफ नेहरू विहार था। तो वहाँ पर पीछे बहुत एक अंधेरी ऐसा गली टाइप की ये थी। तो मैं एक दिन रात में ऐसे ही नीचे, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं नीचे ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए गई। तो वहाँ पर उसके थोड़ी देर पहले तक हम दोनों साथ में ही थे। उसके बाद घर में जाने के बाद, मतलब मुझे छोड़ने के बाद, मैंने सोचा एक चक्कर लगा के आती हूँ। मैं पढ़ने बैठी, पर मैं फ्रेश नहीं थी, तो मुझे मनोज दिखाई दिए वहाँ पर ये करते तब हुए। तक आपको नहीं पता था कि ये कुत्ते कहलाने की नौकरी करते हैं? नहीं। चौंक गए होंगे, तो घबरा भी गए थे? हाँ, मैंने कहा टेंशन हो गया यार, ये क्या हो गया ये क्या पकड़ में आ गया। लेकिन श्रद्धा ने कहा कि नहीं, मैं अब चलूँगी तुम्हारे साथ रोज। नहीं, वो तो ये दिखाता है कि श्रद्धा कितनी कमाल की महिला है। पर आपको लगा होगा कि यार क्या सोचेगी, ये तो कुत्ते टहला रहा है। नहीं, लेकिन श्रद्धा का पर्सनैलिटी तब तक समझ में आ गया था मेरे, और मेरे ये भी समझ में आ गया था कि ये उन चंद महिलाओं में शामिल है जिन्हें इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, इससे भी अंतर नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। ये ओरिजिनल सोल है, जिसका मतलब है तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर लगता है कि वो सही है, ईमानदार है, तो हम साथ हैं। इस तरह का। और क्या क्या काम किया आपने? आटा चक्की में क्या काम करते थे? आटा चक्की में एक्चुअली लाइब्रेरी मुझे छोड़नी पड़ी बीच में। क्यों? लाइब्रेरी में क्या हुआ कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन छोटे छोटे काम थे, जैसे कि पुताई करवाना लाइब्रेरी की, रद्दी बेचना वगैरह वगैरह। तो ऐसा हुआ कि रद्दी बेचने में मेरे पे जितने पैसे की बिकी, उतने पैसे से ज़्यादा बिकना चाहिए, ऐसा वहाँ के जो प्रबंधन के व्यक्ति थे उनका ऐसा आरोप था कि तुमने पैसे खा लिए हैं। कितने पैसे खाने का इल्जाम? वो गई थी बेसिकली 4800 रुपये की, 4800 की। उनका बोलना था कि पिछले साल 6000 की बिकी थी, जो पिछले साल। उन्होंने कहा कि तुमने 1200 रुपये का हाँ गबन कर दिया है। वो मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि उस समय में जो लड़ाई लड़ रहा था ना, वो ऐसी लड़ाई थी कि जिसमें और कुछ भी बोल लो मुझे, आप गाली दे लो, मार डालो, कुछ भी कर लो, बस मुझे ये था कि मुझे आप बेईमान नहीं कर सकते। मेरी पूरी लड़ाई बेईमानी से थी। मेरा बाप बेईमानी से लड़ रहा था, मैं भी उस बेईमानी के खिलाफ लड़ रहा था, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई मुझे बेईमान कहते। तो इसलिए फिर मुझे मैंने तय किया कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, किसी भी हालत में काम नहीं करूँगा। जो वहाँ बेईमानी बोल रहा जा रहा है मुझे, वहाँ तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर मैं छोड़ दिया। फिर मैं छोड़ा तो फिर वही दिक्कत आई कि क्या करूँ, क्योंकि वहाँ तो रूम भी था, रहने के लिए कम से कम जगह थी। तो उस दौर में कई बार ऐसा होता था कि मेरे को एक टाइम खाना खाने का नौबत आता था कि ऐसा करो, कैसा खाना खाएंगे, एक ही टाइम खा सकते हैं, तो 4:30 के आसपास खाते हैं। तो उससे क्या होगा कि 4:30 के सुबह वाला भी कवर हो जाएगा, घर वाला भी कवर हो जाएगा। और उस समय 7 रुपये की एक सब्जी आती थी और 1 रुपये का एक रोटी रहती थी। तो ये रहता था कि 3 रोटी लेंगे अपन, 7 रुपये की सब्जी हो जाएगी, अपना काम एक दिन का खत्म हो जाएगा 10 रुपये में। तो वो कई इस तरह के दौर का सिस्टम था। और फिर मुझे एक
काम मिला कि मैं रहने के लिए जगह मिली, एक रूम मिला, और साथ में मुझे आटा चक्की पे आटा पीसने का काम दिया गया। वो दौर ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थीं, क्योंकि आटा पीसने में पूरा धूल और ये सब हो जाना, और फिर लेकिन वो संघर्ष का दौर था। जो आटा पीसता है वो नहा जाता है, नहा पूरा जाता आटा, है, इसकी yes, पलकों तक पे yes, आटा yes. बैठ जाता है। हाँ। तो उस समय एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी कि ये अंधेरा है, लेकिन अंदर का अंधेरा बड़ा है। ये सेंटेंस मेरे अंदर घुसा हुआ था। दुनिया में समझौते के अंधेरे ज़्यादा हैं, आपके अंदर का अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंदर उजाला होना चाहिए, बाकी ठीक है। आपने शायद मेरे ख्याल से उपेंद्र नाथ जी का नाम सुना होगा जी। तो उपेंद्र नाथ जी की ये किताब मैंने पढ़ी थी, तो मैंने डायरी में अपने लिखा हुआ है, आज भी वो डायरी पढ़ता हूँ तो पहले वही आता है। उन्होंने लिखा था कि समझौता जीवन की शर्त सही, समझौता जीवन की शर्त सही, लेकिन जीवन में कुछ तो ऐसा हो जहाँ कोई समझौता ना किया जाए। तो मुझे लगता था कि ये मेरा कुछ ये बेईमानी है, यहाँ मैं समझौता नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा एक अच्छी बात ये थी कि मैं डायरियाँ बहुत लिखता था, मतलब मुझे लगता है कि शायद 10-20 ही डायरियाँ लिख रहा हूँ, इतनी डायरियाँ हो गई हैं मेरे पास, पूरा भर गया है। तो डायरियों लिखने से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि डायरियाँ लिखते लिखते अपने मन की बात करते करते अपने आप डायरी से झूठ नहीं बोल सकते ना, तो आपके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। और आशा की किरण के रूप में आप देखिए ना, आप कभी भी कुछ भी लिखिए, कोई भी बच्चा कुछ भी, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि तुम लिखो डायरी यार, तुम देखो तुम्हारा चमत्कार कैसा होगा। क्योंकि आप डायरी जब लिखते हैं ना, तो जैसे जैसे आप संघर्ष अपना बयां करते हैं, अपने अंदर की घुटन बयां करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एंड होते होते आशा अपने आप बलवती होने लगती है। एंड आदमी कभी भी निराशा में नहीं करना चाहता, तो एंड में आते आते क्या लिखता है आदमी, ये है ऐसा है, लेकिन यार जीतना है, कैसे हार थोड़ी मारनी है। तो डायरी लिखने का बहुत फ़ायदा होता है। जितने बच्चे यंग बच्चे डायरी लिखेंगे ना, उनको इतना फ़ायदा होगा ना, क्योंकि एक तो उनके अंदर की कुंठा निकल जाती है, संघर्ष जो चल रहा है वो आपके सामने होता है, और उससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे आज